जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं साल 2003 में आई एक स्लैशर फिल्म रॉन्ग टर्न के बारे में। फिल्म की स्टार्टिंग में हमें रिच और हिली नाम के दो कॉलेज स्टूडेंट्स दिखाए जाते हैं जो कि रॉक क्लाइंबिंग करने के लिए वेस्ट वर्जीनिया के फॉरेस्ट में आए हुए थे। जब वो दोनों क्लाइंबिंग कर रहे होते हैं तो रिच बहुत जल्दी पहाड़ के ऊपर पहुंच जाता है और हिली जब उसे आवाज लगाती है तो उसे रिच की आवाज नहीं आती। तभी वो देखती है कि रिच को कोई मार रहा है और वो उसके हाथ से खून टपकता हुआ देखती है, जिसे देखकर वो घबरा जाती है और तभी उसकी रस्सी कोई खींचने लगता है। तभी रिच को कोई ऊपर से फेंक देता है जिससे वो मारा जाता है और वो अपनी जान बचाने के लिए रस्सी को काट देती है और दूसरी रस्सी पकड़ना चाहती है, लेकिन तभी अचानक वो नीचे गिर जाती है और जख्मी हो जाती है। और तभी वुड्स के अंदर से कोई आता है जो कि उसे खींच के अपने साथ ले जाता है और वो भी वहीं पर मारी जाती है। फिर हमें कुछ दिनों बाद की कहानी दिखाई जाती है जहां हमें एक क्रिस नाम का मेडिकल स्टूडेंट दिखाया जाता है जो कि अपनी बिजनेस मीटिंग के लिए कहीं पे जा रहा होता है। जब वो हाईवे पे पहुंचता है तो देखता है कि वहां पे बहुत ही तगड़ा जाम लगा हुआ है और वो अपनी मीटिंग के लिए बहुत ज्यादा लेट हो रहा था। इसीलिए क्रिस यू टर्न लेता है और अपनी गाड़ी को कहीं और से ले जाने लगता है। वो जंगलों के अंदर से होके वहां से जाने की कोशिश करता है जहाँ पे उसे एक गैस स्टेशन नजर आता है तो वहां पे रुकता है कॉलिंग करने के लिए। वहां पे उसे एक क्रीपी गैस स्टेशन का ओनर मिलता है जो कि उससे कहता है कि फोन काम नहीं कर रहा है। तो क्रिस उससे पूछता है कि आखिर यहाँ से वो बाहर कैसे निकलेगा। वो बंदा उसे बोर्ड पे लगे हुए मैप की तरफ इशारा करता है। तो क्रिस जब उस मैप को देखता है तो उसे पता चलता है कि जंगल के अंदर से एक रास्ता जाता है जो कि एक शॉर्टकट है और वहां से वो अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच सकता है। वो रास्ता देखकर वो गाड़ी में बैठ जाता है और वहां पर जाने लगता है और हम उस क्रीपी बंदे को देखते हैं जो कि उससे कहता है कि वो अपना ख्याल रखे। क्रिस जब आगे बढ़ता है तो अचानक उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट कुछ कॉलेज स्टूडेंट की गाड़ी से हो जाता है जो कि अपना वेकेशन मनाने के लिए वहां पर आए हुए थे। इन कॉलेज स्टूडेंट्स के नाम होते हैं जेसी, कार्ली, स्कॉट, इवन और फ्रांसिन। ये सभी गाड़ी से बाहर निकलते हैं और क्रिस से पूछते हैं कि क्या वो ठीक है। तो क्रिस उन्हें बताता है कि वो बिल्कुल सही सलामत है। उसके बाद वो लोग देखते हैं कि वहां पे किसी ने बार्ब वायर बिछा रखी थी जिसकी वजह से उनकी गाड़ी का टायर फट गया और उनका एक्सीडेंट हो गया। उन्हें लगता है कि शायद मजाक करने के चक्कर में किसी ने ऐसा किया होगा, इसीलिए उस बात को इग्नोर कर देते हैं और फैसला करते हैं पास ही के गैस स्टेशन में जाने का ताकि वो मदद के लिए किसी को वहां पर बुला सके। इवन और फ्रांसिन गाड़ी के पास ही रुकते हैं और बाकी लोग हेल्प मांगने के लिए जाते हैं। जब वो दोनों अकेले कार के पास होते हैं तो हम देखते हैं कि कोई उन पर नजर बनाए हुए है। इधर ये चारों जब हेल्प मांगने के लिए जंगल की ओर जा रहे थे तो वहाँ पे उन्हें आग जलती हुई नजर आती है, मानो कि वहाँ पे कोई कैंपिंग कर रहा हो। वो आवाज लगाते हैं तो वहाँ से कोई भी जवाब नहीं देता, जिससे उन्हें लगता है कि शायद वो लोग वहाँ से चले गए होंगे। इधर इवन को जंगल से कुछ आवाज आती है तो वहाँ पे जाता है देखने के लिए, लेकिन तभी वो वहाँ से अचानक गायब हो जाता है। फ्रांसिन जब उसे पुकारती है तो वो उसे कोई भी जवाब नहीं देता, जिससे वो भी जंगल की ओर जाती है उसे ढूंढने के लिए। लेकिन तभी उसे उसके एक पैर का जूता नजर आता है और वो उसे उठा के सोचती है कि आखिर वो कहाँ पर गया होगा। तभी उसे उसका एक कटा हुआ कान नजर आता है जिसे देखकर वो बहुत डर जाती है और जोर से चिल्लाती है। लेकिन तभी वहाँ पर एक कातिल आता है जो कि बार्ब वायर से उसका मुंह फाड़ देता है, जिससे फ्रांसिन की भी वहीं पर मौत हो जाती है। इधर ये चारों डेड एंड तक पहुंचते हैं और सोचते हैं कि यहाँ पे बाहर जाने का रास्ता है या नहीं, क्योंकि उन्हें वहाँ पर अब तक कोई भी हेल्प नहीं मिल पाई थी। ये देखकर वो चारों वहां से वापस जाने का सोचते हैं और जब वो वापस जा रहे होते हैं तो अचानक उन्हें एक कैबिन नजर आता है जिसे देखकर वो खुश हो जाते हैं क्योंकि वहां से उन्हें मदद मिल सकती थी। जब वो चारों उसके बाहर जाके दरवाजा खटखटाते हैं तो देखते हैं कि वहां पर कोई भी नहीं है और ये देखकर वो चारों अंदर घुस जाते हैं ताकि उन्हें फोन मिल सके और वो किसी को कॉन्टैक्ट कर सके। जब वो वहाँ पे छानबीन करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वहाँ पे जरूर कोई रहता है, क्योंकि वहाँ पे म्यूजिक प्लेयर और बेड रखे हुए थे, जिससे साबित होता है कि वहाँ पे जरूर कोई रहता है। फिर जब एक रूम में जाता है तो उसे वहाँ पे एक जार में कई सारे लोगों के दांत नजर आते हैं और जब वो फ्रिज को खोलता है तो उसके अंदर उसे कई सारे इंसान के बॉडी पार्ट्स नजर आते हैं, जिसे देखकर वो घबरा जाता है और सोचता है कि आखिर यहाँ पर कौन रहता होगा। कार्ली जब वॉशरूम में होती है तो उसे बाथटब में किसी का कटा हुआ हाथ नजर आता है, जिसे देखकर वो समझ जाती है कि जरूर किसी कातिल का घर है। इसीलिए वो अपने साथियों से कहती है कि उन्हें जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना चाहिए। और वो सभी जब वहाँ से बाहर निकलने वाले होते हैं तो तभी वहाँ पे एक ट्रक आता है जिसमें 3 कातिल मौजूद होते हैं और इन तीनों के नाम होते हैं 3 फिंगर, सॉ टूथ और 1 आई। और यही वो मिस्टीरियस किलर्स है जो कि यहाँ पे रहा करते थे और वहाँ पे आने वाले लोगों को मार के वो उनका मांस खाते थे। उन्हें आता हुआ देखकर वो उनके ही घर में छुप जाते हैं और जब वो तीनों वहाँ पर आते हैं तो वो अपने साथ फ्रांसिन की डेड बॉडी लेकर आए थे। जब फ्रांसिन के दोस्त की डेड बॉडी देखते हैं तो वो काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और उसके बाद एक कातिल फ्रांसिन को टेबल पे लिटाता है और उसे निवस्त्र करके उसके बॉडी पार्ट्स के टुकड़े करने लगता है। वो चारों अपने सामने ये होता हुआ देख रहे होते हैं और वो कुछ कर भी नहीं सकते थे। जब वो सभी उसका मांस पका के खा लेते हैं तो उन्हें नींद आती है और वो सो जाते हैं और इसी बात का फायदा उठा के वो चारों वहाँ से बाहर
निकलना चाहते हैं। वो बड़ी चालाकी से घर से बाहर निकल जाते हैं, लेकिन तभी एक कातिल की आंख खुल जाती है और वो उन्हें भागता हुआ देख लेता है और वो चारों उनसे बच के वहां से भागने लगते हैं और वो तीनों उनका पीछा करते हैं। कार्ला बहुत ज्यादा डरी होती है तो उसका बॉयफ्रेंड उसे समझाता है कि वो चिंता ना करे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जब वो दोनों यहाँ से निकलेंगे तो वो दोनों शादी करेंगे और खुशी खुशी रहेंगे। और इस बात को सुन के कार्ला का मन थोड़ा शांत होता है और उसके बाद वो चारों एक जगह पे पहुंचते हैं जहाँ पे ढेर सारी गाड़ियां मौजूद थी और वो गाड़ियां देखकर वो समझ जाते हैं कि इतने सारे लोग यहाँ पर आए थे और इन लोगों ने उन्हें मार के उनका मांस खा लिया था। तभी दोनों वहां पर आके उन्हें ढूंढने लगते हैं और ये चारों छुप जाते हैं। क्रिस कहता है कि उसके पास एक प्लान है, एक बंदा उन्हें डिस्ट्रैक्ट करेगा और बाकी तीन उनकी गाड़ी के पास जाएंगे और उनकी गाड़ी लेकर भाग जाएंगे। वो सभी इस प्लान से एग्री हो जाते हैं और क्रिस उनके सामने जाके कहता है कि वो यहाँ पर है और तभी वो कैनिबल उसे शूट कर देता है और गोली उसके पैर पे लग जाती है। ये देखकर स्कॉट चिल्लाता है और दूसरी तरफ भागने लगता है, जिससे तीनों डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और स्कॉट का पीछा करने लगते हैं। और ये दोनों लड़कियां क्रिस के पास जाती हैं और उसे उनके ट्रक के अंदर ले जाती हैं, लेकिन तभी उनके ट्रक के अंदर से इवन की डेड बॉडी निकलती है, जिसे देखकर वो तीनों डर जाते हैं और ट्रक में किसी तरह बैठ के उसे चालू करके वहां से भागने लगते हैं। कार्ला कहती है कि उन्हें स्कॉट को भी अपने साथ लेना होगा और जब वो स्कॉट को बैठाने के लिए गाड़ी रोकते हैं तो एक कैनिबल स्कॉट को तीर मारता है जो कि उसके शरीर के आर पार हो जाता है, जिससे स्कॉट की वहीं पर मौत हो जाती। ये देखकर कार्ला को बहुत बुरा लगता है क्योंकि उसका प्यार अब मर चुका था, लेकिन अगर वो तीनों वहां पर रुकते तो वो भी मारे जाते। इसीलिए जैसी गाड़ी स्टार्ट करती है और वो तीनों वहां से भागने लगते हैं। जब वो आगे बढ़ते हैं तो रास्ते में उन्हें एक पेड़ गिरा हुआ नजर आता है, जिसे वो समझ जाते हैं कि अब वो इससे आगे नहीं जा सकते, इसीलिए वहां से पैदल जाने का डिसाइड करते हैं। कार्ला बहुत ज्यादा सदमे में होती है तो जैसी उसे समझाती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, उन्हें अब अपनी जान बचानी है वरना ये लोग उन्हें भी मार के खा जाएंगे। कार्ला उनकी बात मान के उनके साथ चलती है और जब ये लोग आगे बढ़ते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो तीनों अब भी उन्हें ढूंढ रहे हैं। तभी उन्हें एक वॉच टावर नजर आता है जिसे देखकर वो तीनों खुश हो जाते हैं और वो उस पर क्लाइंब करके ऊपर जाते हैं ताकि वो मदद के लिए किसी को बुला सके। तभी वहाँ पे शाम होने लगती है और वो देखते हैं कि वो बंदे अब भी उन्हें। तभी कार्ला को वहाँ पे एक रेडियो नजर आता है तो वो उससे किसी को कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ से कोई भी जवाब उन्हें नहीं आता। तभी क्रिस नीचे मशाल जलती हुई देखता है, जिससे वो समझ जाता है कि वो कातिल उनका पीछा करते हुए यहाँ तक आ गए हैं। इसीलिए वो लड़कियों से कहता है कि वो अपनी लाइट्स को बंद कर दें, तो वो दोनों लाइट्स बंद कर देती हैं और जरा भी आवाज नहीं करती। उन तीनों कातिल को लगता है कि वो लोग यहाँ पर नहीं है तो वो वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ पे रेडियो की एको की आवाज आ जाती है और दूसरी तरफ फॉरेस्ट रेंजर होता है जो कि उनसे कहता है कि वो उनकी कैसी सहायता कर सकता है। जैसे उससे कहती है कि वो लोग फंसे हुए हैं और यहाँ पे कुछ लोग उन्हें मारना चाहते हैं तो जल्दी से उनकी मदद करने आए। क्रिस देखता है कि वो तीनों क्लाइंब करके ऊपर आना चाहते हैं तो वो वॉच टावर के दरवाजे के ऊपर एक सोफा लगा देता है जिससे वो ऊपर नहीं आ पाते, लेकिन वो तीनों बहुत ही ज्यादा चालाक होते हैं। वो वॉच टावर की लकड़ी में आग लगा देते हैं ताकि वो तीनों जल के मर जाएं और वो तीनों ये देखकर काफी घबरा जाते हैं और डिसाइड करते हैं वहां से कूदने का। क्रिस खिड़की खोलता है और एक पेड़ पे जाके कूद जाता है और उसके बाद कालरा और जेसी भी उस पेड़ पे जाके कूद जाती हैं। क्रिस उनसे कहता है कि अब उन्हें धीरे धीरे पेड़ के ऊपर ही यहाँ से निकलना होगा और वो तीनों पेड़ पे चलते चलते वहां से बाहर निकलने का फैसला करते हैं। तभी थ्री फिंगर ऊपर से उनकी आवाज सुन लेता है और वो पेड़ पे क्लाइंब करके आ जाता है और कालरा जब आगे आ रही होती है तो वो उसे पकड़ लेता है और अपनी आंख से उसके मुंह पे मारता है, जिससे उसके जबड़े के 2 टुकड़े हो जाते हैं और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। उसके बाद वो उन दोनों का पीछा करता है तो क्रिस एक टहनी को पकड़ लेता है और जैसे से कहता है कि वो उसे अपने पास बुलाए और वो इस टहनी से उसे मारेगा, जिससे वो नीचे गिर जाएगा और वो मर जाएगा। कार्ला उसे चिल्लाती है तो थ्री फिंगर वहां पर आ जाता है उस पे हमला करने के लिए और जब वो उसे मारने ही वाला होता है तो क्रिस उस टहनी को छोड़ देता है, जिससे वो टहनी उसके छाती पे लगती है और वो नीचे जा गिरता है। लेकिन दोस्तों वो अभी भी मरा नहीं होता, वो बिल्कुल सही सलामत होता है। उसके बाद दोनों भाग के एक झरने के पीछे जाके छुप जाते हैं और जैसे क्रिस को बताती है कि उसके दोस्त बहुत ही ज्यादा अच्छे थे, उसका भी हाल ही में ब्रेकअप हुआ था और उसने इस बारे में अपने दोस्तों को बताया था और 20 मिनट में उन्होंने ट्रिप प्लान कर ली और वो उसे लेकर यहाँ पर आ गए ताकि उसका माइंड डाइवर्ट हो सके। वो उसके बहुत अच्छे दोस्त थे और वो उसे हमेशा बहुत याद आएंगे। ये सुनकर क्रिस उससे कहता है कि इसमें उसकी कोई भी गलती नहीं है कि वो सभी मारे गए हैं और ये सुनकर जैसी उसे गले लगा लेती है। अगली सुबह वो दोनों वहाँ से टॉप हिल पे जाते हैं ये देखने के लिए वहाँ से बाहर निकलने का रास्ता कहाँ पर है। इन्होंने वहाँ पर दूर दूर तक कोई भी रास्ता नजर नहीं आता। तभी वहाँ पर वो कातिल आ जाते हैं जो ये क्रिस को पहाड़ से नीचे फेंक देते हैं और वो जेसी को अपने साथ बंदी बनाकर ले जाते हैं। तभी क्रिस वहाँ पे फॉरेस्ट रेंजर को आता हुआ देखता है और वो उससे मदद करने के लिए कहता है तो फॉरेस्ट रेंजर उससे कहता है कि वो चिंता ना करे, वो उसे सारी बात बताए। लेकिन तभी सॉटूथ अपने तीर से उस पर वार करता है और वो तीर उसके आंख के आर पार हो जाती है, जिससे उस इंस्पेक्टर की वहीं पर मौत हो जाती है। ये देखकर क्रिस उसकी गाड़ी लेके भागना चाहता है लेकिन उसकी गाड़ी के अंदर उसकी चाबी ही नहीं
थी। इसीलिए क्रिस गाड़ी के नीचे जाके छुप जाता है ताकि वो कातिल उसे ना ढूंढ पाए। वो कातिल पुलिस ऑफिसर की गाड़ी में उसकी लाश को रखता है और उसे लेकर वो वहाँ से जाने लगता है और हम क्रिस को देखते हैं जो कि उसकी गाड़ी के नीचे ही था ताकि वो वहाँ पर जाके जेसी की जान बचा सके। इधर जेसी को उन लोगों ने बांध रखा था और वो लोग उसको मारने वाले थे। सॉटू जब गाड़ी लेके अपने कैबिन के बाहर पहुंचता है तो वो इंस्पेक्टर की लाश को अंदर ले आता है और बाकी दोनों उसकी लाश को टेबल पे रखते हैं और उसके छोटे छोटे टुकड़े करने लगते हैं। मौका देखकर क्रिस गाड़ी के नीचे से बाहर निकलता है और गाड़ी स्टार्ट करता है और हॉर्न बजा के वो तुरंत कैबिन के अंदर गाड़ी ठोक देता है जिससे एक कातिल जख्मी हो जाता है। उसके बाद दूसरे कातिल से लड़ता है और उसे पीट के नॉकआउट कर देता है और फिर वो जेसी के पास जाता है और उसे आजाद करने लगता है। तभी जेसी अपने आप को छुड़ा लेती है और वो सॉटूथ के पीछे एक तीर घुसा देती है जिससे वो बेहोश हो जाता है और नीचे गिर जाता है। उसके बाद थ्री फिंगर वहां पर आता है और जेसी पे हमला कर देता है और फिर उसके गले पे जंजीर रख के उसका गला दबाने लगता है। उसके बाद जेसी उसकी एक्स उठाती है और उसके सीने में घुसा देती है जिससे वहीं पर बेहोश हो जाता है और उसके बाद क्रिस एक गन उठाता है जिसके अंदर सिर्फ एक ही गोली मौजूद थी। वो देखता है कि वो तीनों अभी जिंदा हैं और वो सिर्फ एक को जान से मार सकता था, इसीलिए वो बाहर जाता है और गाड़ी के पेट्रोल पे शूट कर देता है जिससे वहाँ पे आग लग जाती है और उनका घर ब्लास्ट हो जाता है और उन दोनों को लगता है कि शायद अब वो तीनों मर गए होंगे। इसलिए वो दोनों उनका ट्रक लेते हैं और वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। वो उस गैस स्टेशन पे पहुंचते हैं जहाँ जब वो क्रीपी आदमी वो ट्रक आता हुआ देखता है तो वो काफी डर जाता है और अपने आप को छुपा लेता है। यानी वो जानता था कि वहाँ पे वो कैनिबल्स रहते थे और वो उसके पास हमेशा पेट्रोल भरवाने आया करते थे। उसके अंदर से वो क्रिस को निकलता हुआ देखता है जो कि उसकी दुकान से मैप ले जाता है और वो मैप को जेसी को दिखाता है और उससे कहता है कि अब उन्हें यहाँ से चलना चाहिए। उस मैप को फॉलो करते हुए वो वहाँ से बाहर निकल जाते हैं और वो दोनों ही अब उनके सर्वाइविंग विक्टिम थे। रात को एक इंस्पेक्टर उन कैनिबल्स के घर के बाहर आता है और देखता है कि वहाँ पे सारी चीजें जल चुकी हैं। तभी उसके पीछे थ्री फिंगर आता है जो कि अभी जिंदा था और वो अपनी आंख से उसकी गर्दन काट देता है जिससे उसकी मौत हो जाती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी रॉन्ग टर्न पार्ट 1 की कहानी जहाँ पे हमें कैनिबल्स दिखाए गए हैं जो कि जंगल में रहते हैं और जो कोई भी वहाँ पे ट्रिप बनाने आता है वो उसे मार कर खा जाते हैं। दोस्तों इन तीनों के नाम है थ्री फिंगर, सॉटूथ और वन आई और ये तीनों क्लासिक कैरेक्टर है जिसे कोई भी अब तक नहीं भूल पाया है। दोस्तों ये तीनों कैनिबल्स भाई हैं और इनकी क्या बैक स्टोरी है ये आपको आने वाले पार्ट्स में पता चलेगा, तो आप इसके सारे पार्ट्स जरूर देखिएगा। आपको इसका नेक्स्ट पार्ट कब चाहिए आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए। और दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।